इन्वायरमेंट में बहुत सारे जो म्यूटाजेनिक सब्सटेंसेस हैं वो बहुत सारे हैं, जिसकी वजह से कैंसर की तरफ प्रोग्रेशन बढ़ रही है। जैसे आप लोग भी आईरोज सेमिनार्स देखते होंगे, आईरोज बैनर्स देखते होंगे, हमारा पिंक रिबन डे होता है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो बहुत प्रेवलेंट है। इसी तरह हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी आजकल बहुत बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अब प्रेवलेंट है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा उसके रिस्क पे है। अब हर बंदे को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं हो सकता, ये सिर्फ कुछ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में होगा या ऐसे इंडिविजुअल्स में होगा जिनमें ये डॉक्टर रबिया काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें। चले जी, ये आप लोग अपने माइक और कैमरास ना ऑन किया करें, फिर मसला हो जाता है। एक तो स्क्रीन नजर नहीं आती, दूसरा आवाज भी इंटरप्ट मिलती है आप लोगों को। चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये हमारे पास प्राइमरी लिवर मैलिग्नेंसी है, और ये उन लोगों में होता है जिनमें कोई ना कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज हो रही होती है। ठीक है, कि ऑलरेडी बड़े लंबे अरसे से लिवर की कोई इशू चल रहा है उसमें, उन लोगों में होगा। और उन लोगों में होगा जिनमें जैसे सिरोसिस हुई भी है, जिनमें अब सिरोसिस किस किस वजह से हो सकती है उसकी हमारे पास अब डिफरेंट कॉजेज हैं। जैसे आपने पूरे लिवर के जो हमारे 5 to 6 लेक्चर्स हुए हैं, आपने उन सारे लेक्चर्स में पढ़ा है कि सिरोसिस किस किस वजह से हो रही है। वो हेपेटाइटिस रिलेटेड कॉजेज भी हैं जिन्हें हम वायरल कॉजेज कह रहे थे, कुछ नॉन वायरल कॉजेज भी थे जो प्रोग्रेस कर रहे थे टुवर्ड्स द लिवर डैमेज, जैसे हीमोक्रोमाटोसिस, विल्सन डिजीज वगैरह। ठीक है, तो ये उन्हीं की बात की हुई है कि जिन पेशेंट्स में ऑलरेडी लिवर डिजीज हो, और ये नहीं कि एक्यूट लिवर डिजीज हो। जैसे अगर हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस ए की अगर हम बात करें तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस। तो एक्यूट हेपेटाइटिस जो है वो प्रोग्रेस नहीं करेगा टुवर्ड्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसके लिए हमारे पास क्रॉनिक जो वायरल क्रॉनिक वायरसेस हैं उनका इन्फेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि कैंसर को डेवलप होने में देर लगती है। ठीक है, अब कोई भी जो क्रॉनिक चीज होगी वो प्रोग्रेस करेगी टुवर्ड्स हेपेटाइटिस बी, टुवर्ड्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसमें हेपेटाइटिस बी है, सी है, और क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस तरह प्रोग्रेस करते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दो पैथोलॉजिकल टाइप्स होती हैं हेपेटाइटिस की, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बेसिकली। ठीक है, एक होती है हमारे पास नॉन फाइब्रोलेमुलर जो कि मोस्ट कॉमन होती है, और एक होती है हमारे पास फाइब्रोलेमुलर। अब ये किस बेसिस पे टाइप्स हैं, ये हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे हैं, जो हमारे पास फाइब्रस लेयर्स होती है या डिफरेंट फाइबर्स की अरेंजमेंट की बेस पे हैं। आवाज नहीं आती आप सबको मेरी? ये मुजम्मिल को सिर्फ आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है जी मुजम्मिल, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। चलिए जी, दो होती हैं पैथोलॉजिकल टाइप्स। एक फाइब्रोलेमुलर होती है जिसमें फाइबर्स, ये फाइबर्स की अरेंजमेंट की बेस पे है, ये हमें हिस्टोलॉजी में नजर आ रही होती है। ठीक है, इसकी एज सच बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों इसको नेम दे रहे हैं, तो ये हमारे पास ये हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे है। और दूसरी होती है फाइब्रोलेमुलर। अब आपने क्या बात याद रखनी है कि जो होती है नॉन फाइब्रोलेमुलर, ये होती है मोस्ट कॉमन टाइप, और जो फाइब्रोलेमुलर होती है ना, ये होती है हमारे पास रेयर टाइप। ठीक है, अब जो नॉन फाइब्रोलेमुलर होती है जो कि मोस्ट कॉमन होती है, अब इसका पॉजिटिव एजेंट भी मोस्ट कॉमन होता है। ये हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनके साथ एसोसिएटेड होती है, सिरोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है। और आपने जो फाइब्रोलेमुलर टाइप है उसके बारे में क्या याद रखना है कि इट इज नॉट एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। कि जिन पेशेंट को फाइब्रोलेमुलर टाइप ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है उनमें जो है कोई आपको हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की लॉन्ग हिस्ट्री नहीं मिलेगी।
ठीक है, इसका सर्वाइवल रेट भी फाइब्रोलैमेलर जो है लेस सीवियर होती है, लॉन्गर सर्वाइवल रेट होता है इसका, और ये मोस्ट कॉमनली हमें एडोलेसेंट और यंग अडल्ट्स में मिलती है। जो होती है फाइब्रोलैमेलर जो हेपेटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है, ये लेट अडल्टहुड में मिलती है, जैसे लेट अर्ली जो हमारे पास 50s होते हैं, 51, 52, 53, मोस्ट प्रेवलेंट है बिटवीन द 50 एंड 55 ईयर्स। लेकिन जो फाइब्रोलैमेलर टाइप है दैट इज मोस्ट कॉमन इन एडोलेसेंट्स एंड यंग अडल्ट्स। ठीक है, यहां तक टाइप्स की समझ आ गई है आप सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स, कि अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो प्रोग्रेस करेंगी या जो इंक्रीज करेंगी प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फाइब्रोलैमेलर का बच्चे मैंने ये बताया, उसका मतलब ये है, ये फाइबर्स की अरेंजमेंट की बेस पे हिस्टोलॉजिकल सब टाइप्स हैं कि फाइब्रस लेयर्स किस फॉर्म में अरेंज हैं। उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि फाइब्रस लेयर्स किस तरह अरेंज हैं और क्या उनकी अरेंजमेंट ये क्यों है। आपने बस ये याद रखना है कि ये जो हमने हिस्टोलॉजिकल बेसिस पे टाइप्स बनाई हुई हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। ठीक है, देन हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं। तो रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो प्रोग्रेशन इंक्रीज करती हैं टुवर्ड्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। उसमें हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं। अब जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं वो किसी भी जो हमारे पास कार्सिनोमा है उसका रिस्क इंक्रीज करते हैं। बच्चे लेक्चर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए जिसका अभी कनेक्ट हुआ है आप यहीं से कंटिन्यू करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम एंड में रिवाइज भी कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स की हम बात करें तो एफ्लाटॉक्सिन्स। अब एफ्लाटॉक्सिन्स इसलिए कॉज करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन्स में म्यूटाजेनिक पोटेंशियल होता है। इनका जेनेटिक मेकअप ऐसे होता है कि ये हेपेटोसाइट्स को मेलिग्नेंसी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। इनकी एक जीनोटाइप सेट हुई हुई होती है उस तरह से। उसके बाद है सिरोसिस। तो सिरोसिस आप सबको पता ही है कि जो हमारे पास सिरोसिस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एंड स्टेज लिवर डिजीज में, और फिर वो हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाती है। देन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डिस्प्लास्टिक नोड्यूल के ऑलरेडी जिसमें मेलिग्नेंसी स्टार्ट हो चुकी है, या जिसमें मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो चुकी है, अगर ऐसा कोई नोड्यूल बन जाता है लिवर में तो वो उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो टुवर्ड्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वो भी लिवर डैमेज कराएगी और अल्टीमेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस करेगा पेशेंट। ठीक है, इसलिए हीमोक्रोमाटोसिस और विल्सन डिजीज भी इसी तरह, शिस्टोसोमियासिस भी बिल्कुल इसी तरह। उसके बाद हेपेटिक एडिनोमा। जो हेपेटिक एडिनोमा है दैट इज बेसिकली अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ लिवर। इसमें भी 10% पोटेंशियल होता है कि ये मेलिग्नेंसी में यानी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं। आप लोगों को एटलीस्ट 4-5 रिस्क फैक्टर्स के नाम तो जरूर पता होने चाहिए। वाइवा में पूछते हैं आपसे, एज सच आपका क्वेश्चन नहीं आता कि रिस्क फैक्टर बता दें। नेक्स्ट हमारे पास इस डायग्राम में भी सेम जो हमने रिस्क फैक्टर डिस्कस किए वही दिखाए हुए हैं कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, सी हीमोक्रोमाटोसिस, एफ्लाटॉक्सिन्स, सिरोसिस हो सकती है। ये दरमियान में उन्होंने एचसीसी शो किया हुआ है। ये हो सकता है। इसके अलावा कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ले रहा है जो डैमेज कॉज कर रहे हैं लिवर को, कोई अल्कोहल ले रहा है जो अल्कोहलिक लिवर डिजीज अगर किसी को हो रही है तो वो भी कन्वर्ट हो सकती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में। चलिए अब ये देखें, ये बहुत खूबसूरत डायग्राम उन्होंने नॉर्मल प्रोग्रेशन दिखाई हुई है कि ये हमारे पास नॉर्मल लिवर है। देखिए कितना खूबसूरत है, उसकी नॉर्मल रेगुलर एजेस हैं। उसके बाद क्या हुआ कि पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ और क्या हुआ कि उसका जो नॉर्मल लिवर आर्किटेक्चर था वो कन्वर्ट हो गया उसका सिरोसिस में। ठीक है, पहले फाइब्रोसिस हुई फिर सिरोसिस हुई, वो सारी स्टेजेस आप लोगों को पता है। अब सिरोसिस थी किसी भी बंदे को लॉन्ग टर्म के लिए उसको सिरोसिस रही और फिर अल्टीमेटली सिरोसिस कन्वर्ट हो गई इनटू एंड स्टेज सिरोसिस विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक है, ये भी सेम यही प्रोग्रेशन दिखाई हुई है कि ये नॉर्मल लिवर था, उसके बाद इन्फ्लेमेशन हुई या टॉक्सिन का कोई एक्सपोजर हुआ, फिर फाइब्रोसिस हुई, फिर सिरोसिस हुई, फिर एंड स्टेज सिरोसिस हुई और फिर अल्टीमेटली जो है वो कन्वर्ट हो गई एचसीसी में। ठीक है, ये भी यही है कि हेल्दी लिवर है, फिर स्टीएटोसिस हुई, फिर फाइब्रोसिस हुई, फिर सिरोसिस हुई और फिर अल्टीमेटली हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया।
ठीक है। अगर किसी भी स्टेज पे पेशेंट कोई ऐसे एजेंट्स ले रहा है जो लिवर इंजरी को प्रमोट करते हैं, तो वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो क्विक कर देंगे। यस, सिरोसिस प्रोग्रेस करती है टू एचसीसी। सिरोसिस की हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं सिरोसिस की ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी ऑफ सिरोसिस। कि पहले हमारे पास इनिशियल स्टेज होती है, वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करती, लेकिन अगर लिवर डैमेज जारी रहा, जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस था और कंटिन्यू रहा उसको हेपेटाइटिस, उसने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई उसने इलाज नहीं कराया, तो क्या होगा कि वो टाइप 1 सिरोसिस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी टू मोर सिवियर फॉर्म ऑफ सिरोसिस, दैट इज टाइप 2। और अगर फिर भी उसने जो उसका कॉजेटिव एजेंट है वो नहीं रिमूव हुआ, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू टाइप 3 एंड देन अल्टीमेटली टाइप 4। टाइप 4 बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म होती है, वो क्विकली कन्वर्ट होती है इनटू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये पैथोजेनेसिस है कि क्रॉनिक लिवर डिजीज थी, किसी बंदे को फिर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हुआ, और फिर किस लिए तरह कन्वर्ट हुआ, क्यों कन्वर्ट हुआ, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में जब सिरोसिस पढ़ी थी कि ये काम जो है ये हमारे पास स्टीलेट सेल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर आता है, और वो स्टीलेट सेल्स जो है फिर वो फाइब्रोजेनिक मटेरियल बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर सिरोसिस होती है, और फिर अगर जीनोमिक चेंजेस आना शुरू हो जाए, p53 लॉस होना शुरू हो जाए, तो हमारे पास जो है मैलिग्नेंट चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है सबको? चले जी, अब हम बात करते हैं। अब हमने बात की, ये हमसे रिलेटेड था, हमें पता होना चाहिए कि फाइबर्स वाली बात चले मैं एंड पे रिपीट कर दूंगी, अभी आप यहाँ पे फोकस करें। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है टाइप्स कितनी होती हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और बेसिक थोड़ी बहुत हमने पैथोजेनेसिस डिस्कस की कि किस तरह अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो तो वो कौन कौन सी स्टेजेस में से गुजर के फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स, कि हमारे पास पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा। जाहिर है पेशेंट ये तो नहीं आके बताएगा कि जी मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ, या मुझे हेपेटाइटिस सी है, या मुझे सिरोसिस है, या अब मुझे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, जी डॉक्टर साहब आप मैनेज करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा विद पिकुलियर क्लिनिकल फीचर्स, उससे हमने पिक करना है कि पेशेंट की जो अंडरलाइंग पैथोलॉजी है वो क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा एब्डोमिनल पेन के साथ। अब ये वाली पेन जो है ये वो असाइटिस वाली पेन नहीं है, जो मैंने बताया था कि पेरिटोनियल फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो असाइटिस बनते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि जो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हम कह रहे थे, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होती है। ये वो वाली एब्डोमिनल पेन नहीं है, ठीक है, ये पेनफुल हेपेटोमेगैली की बात हो रही है। जब भी लिवर में कोई मेलिग्नेंट नड्यूल बनता है, तो आप लोगों को पता है कि लिवर हमारे पास कैप्सुलेटेड ऑर्गन है, तो वो नड्यूल कैप्सूल को स्ट्रेच करता है, और जब भी कैप्सूल किसी भी चीज का स्ट्रेच होता है तो वहां पे उस ऑर्गन की उस लोकेशन पे पेन होती है, तो दैट इज पेनफुल हेपेटोमेगैली। अब उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? वेट लॉस, जिसको नहीं भूलना कि बंदे ने वेट कराया, 2 महीने बाद कराया, तो उसका 5-6 किलो वेट लॉस होगा, कम हो गया, कि पहले 70 था तो अब उसका अचानक से 63 हो गया, फिर अचानक से 60 हो गया। तो ये वेट लॉस आपने याद रखना है। कोई भी मैलिग्नेंसी हो तो उसमें वेट लॉस बहुत एब्रप्ट और बहुत ज्यादा होता है। वेट लॉस इज अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, जिसे आप काफी सारे सिनेरियोज में भी पिक करते हो क्वेश्चन को। देन एनोरेक्सिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, फटीग के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे, क्रॉनिक लिवर डिजीज हो सकते हैं, हमें जॉन्डिस मिलता है पेशेंट में, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन के भी साइंस हमें मिल सकते हैं, अपर जीआई ब्लीड के साइन मिल सकते हैं, एसोफेजियल वेरिसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, एसाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, जॉन्डिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है अगर पेशेंट को, तो फिर स्प्लीनोमेगैली भी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी की भी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जिससे हम पिक करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री होगी जी क्रॉनिक लिवर डिजीज की, या हिस्ट्री होगी हेपेटाइटिस की। उसके बाद हम पोर्टल हाइपरटेंशन के साइंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि पेशेंट को और क्या क्या है जी, एब्डोमिनल पेन है, उसको वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट जो है वो एचसीसी की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ अपना प्रोविजनल सा डायग्नोसिस बनाया है, जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस है वो ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें आइडिया हो गया कि पेशेंट जो है वो किसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आपने पूछने हैं क्लिनिकल फीचर्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। आपने जब भी डायग्नोसिस लिखना है आपने हिस्ट्री का पॉइंट नहीं भूलना, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री में क्या क्या मिलेगा। उसके बाद क्या है, डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें हिस्ट्री के बाद सेकंड हमारे पास स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम कराएंगे लिवर बायोप्सी, ये रिक्वायर्ड होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। फिर कुछ हमारे पास लेबोरेटरी टेस्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास लिवर बायोप्सी से भी ज्यादा जो डायग्नोस्टिक स्पेसिफिक चीज है जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है दैट इज सीटी स्कैन। हम ट्राइफिजिक सीटी स्कैन कराते हैं टू चेक कि हमारे पास जो लीजन है दैट इज एक्चुअली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और नॉट। फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट ऑब्वियसली हमें डी-रेंज मिलेंगे, हम कोगुलेशन टेस्ट कराएंगे, हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उस पर भी हमें लीजन नजर आएगी। हम एमआरए भी करा सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, अगर हम सर्जरी करना चाहते हैं तो हम उसकी वेसल्स को भी देखेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने सारे बेसिक टेस्ट करा लिए और हमने कुछ स्पेसिफिक चीजें भी करा ली। अब हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिक चीज है दैट इज रिलेटेड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, वो हमारे पास है अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए भी यूज होती है और ट्रीटमेंट प्रोग्रेस को देखने के, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस जो होता है ना हमारे पास प्रोग्नोसिस, उसको देखने के लिए भी कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट इज इफेक्टिव और नॉट। तो हम बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल देखते हैं, उससे हमें सेवेरिटी ऑफ डिजीज भी पता चल जाती है, और अगर हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें अपना पता चल जाता है कि पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट को कितना एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है। इन सारे स्टेप्स के बाद हमें पता चल जाएगा, हमारा एक्यूरेट जो है वो डायग्नोसिस बन जाएगा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का, ठीक है। अब यहां तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लें। फर्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप हमेशा हिस्ट्री होता है। डायग्नोसिस में सबसे पहले आपने हमेशा हिस्ट्री लिख लेनी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी एमआरएज, ठीक है। चलें जी, अब हमने डायग्नोस कर दिया, हमें पता चल गया डिजीज की कॉजेज का, डिजीज की रिस्क फैक्टर्स का, हमें डायग्नोसिस भी कंप्लीट बना लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, हमें कंफर्म हो गया डायग्नोसिस। ये देखते हैं जनाब हम अल्ट्रासाउंड पे, ये हमारे पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का अल्ट्रासाउंड है, ये लिवर दिखाया हुआ है, और ये जो एरोस पॉइंट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली अ लीजन, ठीक है। हमारे पास जो लीजन होती है वो हाइपो एक्वाइक पैटर्न में प्रेजेंट करती है, इसकी जो एकोजेनिसिटी होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, के सराउंडिंग आपको ब्राइट नजर आ रही है, ये थोड़ा सा डल एरिया नजर आ रहा है। तो ये अल्ट्रासाउंड पे हमारे हमें फाइंडिंग मिलती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की, ठीक है। ये भी बिल्कुल वही वही है, लिवर है, लेकिन यहाँ पे अब मल्टीपल नोड्यूल्स मिल रहे हैं कि अब यहाँ पे एक लीजन नहीं है पेशेंट को, यहाँ पे उसको मल्टी नोड्यूलर डिजीज है। हाँ जी बिल्कुल, AFP का मतलब है अल्फा फीटोप्रोटीन। अब इसको हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं और स्क्रीनिंग के लिए भी। स्क्रीनिंग के लिए आपने दो चीजें हमेशा याद रखनी है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग के हम करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन चेक करते हैं उसमें, और हम रेगुलर बेसिस पे पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। हम उसमें कोई स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उसका अल्ट्रासाउंड भी रिपीट करते हैं और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी चेक करते हैं, ठीक है। चलें जी, हमने डायग्नोज कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ट्रीटमेंट का। जी हमने पेशेंट ने की इन्वेस्टिगेशंस करा ली, अब क्या फायदा इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस का जब हमने उसको ट्रीट नहीं करना। तो हमारा मेन फोकस है पेशेंट को ट्रीट करने में। एज इट इज अ मेलिग्नेंसी, तो मेलिग्नेंसी जब तक बॉडी से रिमूव ना की जाए तो वो उसका कोई भी और ऑप्शन, उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, आपने उस मेलिग्नेंट लीजन को रिमूव ही करना होता है। अगर आप वो जो लीजन है दैट इज इन अ रेंज के आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप पैलिएटिव ट्रीटमेंट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में हमारे पास है रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर, कि जो हमारे पास लीजन है हम उसको रिसेक्ट कर दें। जैसे आप लोगों को पता है कि लिवर के पास बहुत ज्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, तो अगर हम लीजन को रिमूव भी कर देंगे तो लिवर का बाकी पोर्शन रीजनरेट कर जाएगा। तो इसलिए अगर लीजन जो है वो हमारी बॉडी लाइंस के करीब है या हम इजीली असेस कर सकते हैं उसको, या हमारी वेसल से दूर है तो हम इजीली रिसेक्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है।
उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन होती है, अगर हम रिसेक्ट नहीं कर सकते तो हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये तब है जब हम ये तो दो ऑप्शंस हो गई हमारे पास, जो हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस हैं। इसके अलावा अगर ट्यूमर अनरिसेक्टेबल है तो हमारे पास तीन और ऑप्शंस भी होती हैं। एक होती है टेस, विच इज ट्रांस कैथेटर कीमो एम्बोलाइजेशन या ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ठीक है, अब ये हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज होती है। उसके बाद सेकंड होती है हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, के हम रेडिएशन के थ्रू जो है लिगन को ब्रेक करते हैं और रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट होती है हमारे पास सिलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, के रेडिएशन अब यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में तो हम बाहर से रेडिएशन दे रहे हैं ना, लेकिन सिलेक्टिव इंटरनल रेडिएशन थेरेपी में हम इंटरनली जो है डिफरेंट कैप्सूल्स के जरिए या हमारे पास और डिफरेंट वेज होते हैं कि हम इंटरनल रेडिएशन देते हैं, कि रेडिएशंस और किसी बॉडी ऑर्गन में से पास ना करें, सिर्फ हमारे टारगेट को अप्रोच करें। ये हमारे पास डायग्राम है टेस की, विच इज ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कैथेटर इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू द फेमोरल आर्टरी, और ये कैथेटर, हाँ जी टेस को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टेस हमारे पास है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ये क्या हम क्या करते हैं इसमें कि हम एक कैथेटर इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू द फेमोरल आर्टरी, और फिर हम उसे लीड करते हैं टुवर्ड्स द हेपेटिक आर्टरी, अयोर्टा के थ्रू होता हुआ ये कैथेटर जाता है हमारी हेपेटिक आर्टरी में। अब हेपेटिक आर्टरी में ये कैथेटर क्या करता है, ये वाली डायग्राम देखें, क्या करता है कि ये हमारे पास कैथेटर है और ये हमारे पास जो ट्यूमर है उसकी ब्लड सप्लाई है। अब आप लोगों को पता है कि जो भी ट्यूमर हो जिस भी बॉडी ऑर्गन का, अगर हम लिवर की बात करें तो हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात करते हैं, कि जो भी हमारे पास ट्यूमर हो वो ब्लड सप्लाई उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ कर रहे हैं तो ना सिर्फ ट्यूमर का साइज रिड्यूस होने का चांस है, बल्कि ये भी होगा कि ट्यूमर मजीद प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो ये हमने यहाँ पे कैथेटर डाल दिया, उसकी ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से अब मजीद उसको ब्लड नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगी, तो ट्यूमर की जो लीजन है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी और आहिस्ता आहिस्ता वो श्रिंक हो जाएगा उसका साइज। ये एक और बहुत खूबसूरत सी डायग्राम है, ये देखें कि ये हमारे पास जो है ये ब्लड वेसल्स हैं जो सप्लाई कर रही हैं लिवर ट्यूमर को, ये हमारे पास ट्यूमर है, ठीक है। और ये हमने जो फेमोरल आर्टरी के थ्रू एक गाइड वायर के थ्रू हमने ये कैथेटर इंट्रोड्यूस कराया, ये कैथेटर यहाँ पे आके लग जाता है और क्या करता है कि हमारी जो ब्लड सप्लाई है टू द ट्यूमर वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दो हमारे पास ऑप्शंस थी कि अगर रिसेक्टेबल है तो हम क्या करेंगे, अगर अनरिसेक्टेबल है तो हम क्या करेंगे। कुछ हमारे पास न्यू एडजुवेंट ऑप्शंस हैं, कुछ हम टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट जो इनिशियल होती हैं टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देती हैं तो ट्यूमर फर्दर प्रोग्रेस नहीं करता, ठीक है। उसमें एक सोरेफेनिब होती है, वो आपने लाजमी उसका नाम याद रखना है, ठीक है। लिवर अनरिसेक्टेबल उस वक्त होगा जब लिवर के लिगन का एक तो साइज बहुत ज्यादा है, दूसरा लिगन इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया है कि उसने ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर लिया है। तो अगर कोई भी ट्यूमर ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व कर ले तो इसका मतलब है कि वो अनरिसेक्टेबल है, क्योंकि अब हम ब्लड वेसल तो नहीं ना निकाल सकते, और ये मेन ब्लड वेसल की बात हो रही है। अगर कोई ब्रांच इन्वॉल्व किए तो उसकी बात नहीं हो रही। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारी पोर्टल वेसल्स की बात हो रही है, लिवर की सप्लाई दूसरी हेपेटिक आर्टरी से आ जाएगी। सब में नहीं डालना पड़ेगा, मेन है जो ट्यूमर की सप्लाई मेन हेपेटिक आर्टरी से आ रही है ना, हम सिर्फ उसी में कैथेटर डालते हैं। जैसे अब यहाँ कैथेटर डालेंगे तो ये वाली ब्रांचेस तो खुद ही ब्लॉक हो जाएंगी क्योंकि ये यहीं से निकल रही हैं, ठीक है। टायरोसिन काइनेज वाली मैंने ये बात बताई कि हमारे पास कुछ टायरोसिन काइनेज एक एंजाइम है जो एक म्यूटाजेनिक जो हमारे पास होती है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको इनहेंस करती है, ज्यादा इजीली सेल डिवाइड करते हैं। तो हम इसका इनहिबिटर यूज करते हैं टायरोसिन काइनेज का, ताकि सेल्स की प्रोलिफरेशन जो है वो लिमिटेड हो, ठीक है। कैथेटर के थ्रू हम डिफरेंट एजेंट्स यूज करते हैं जो यहाँ पे आके एक जो है एम्बोलिस सा बना देते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल है वो यहाँ पे एक एम्बोलिस सा बना देते हैं, जिसकी वजह से ये जो वेसल है वो ब्लॉक हो जाती है।
आप सेपरेट हेडिंग में भी लिख सकते हैं, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसेक्टेबल और अनरिसेक्टेबल करके लिखेंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादा अच्छा होगा। टेस्ट बेस्ट अप्रोच नहीं है ये, हम उसका रिसेक्शन, लिवर रिसेक्शन ठीक है, बेटर ऑप्शन है, लेकिन जो बेस्ट है और अल्टीमेट ट्रीटमेंट है दैट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन। टेस्ट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास लियन जो है वो अनरिसेक्टेबल हो, हम उसको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, तो हम उसको ऐसा तरीका यूज करना चाहते हैं जिससे वो मजीद प्रोग्रेस ना करे, तो उसमें हम फिर टेस्ट यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास सर्वाइवल रेट 2 and 2.5 years का होता है, हमें बार बार टेस्ट रिपीट भी करना पड़ सकता है, और हर पेशेंट की अपनी कैपेसिटी होती है कि वो टेस्ट को कितना रिस्पॉन्ड करता है। कुछ लोग 3 साल तक भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो 1 साल, 1-2 साल भी। ठीक है, चलें जी, ये आज का आपका टॉपिक था हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। और स्टार्ट में हमने जो जो बच्चे नहीं थे वो एक दफा सुन लें कि हमने स्टार्ट में क्या डिस्कस किया है। हाँ जी, बेस्ट अप्रोच लिवर ट्रांसप्लांट है। हमने हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा का इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किया है